हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नाबार्ड का सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने द टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर कवर किया था। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस। यहाँ हम समझेंगे कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन का ग्रोथ कैसा है और हम ये भी समझेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रो होने के क्या क्या फैक्टर्स थे। इस वीडियो में आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स भी मिलेगा जिसका यूज़ करके आप अपने आंसर्स इम्प्रेसिव कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। या सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ ट्रेंड ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन, टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ये देखा गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद इनमें से बहुत सारे क्रॉप्स में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ देखी गई है। हम यहाँ इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप का डाटा लेते हैं, दैट इज़ राइस एंड वीट। 1951 में राइस का प्रोडक्शन था 20.58 मिलियन टन्स और 2013-14 में वो बढ़कर हो गया था 106.65 मिलियन टन्स। उसी तरह वीट के लिए 1951 में प्रोडक्शन था 6.45 मिलियन टन्स, जो कि 2013-14 में बढ़कर हो गया 95.85 मिलियन टन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ने इतनी बड़ी ग्रोथ की प्रोडक्शन में और क्या चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स गवर्नमेंट का टारगेट इससे भी ज़्यादा था जो हम मीट नहीं कर सके। उसका एक रीज़न बोला जाता है लो लेवल्स ऑफ यील्ड्स। आप ये राइस के यील्ड के ग्रोथ का ग्राफ देखिए। 1951 के बाद बहुत ग्रोथ देखा गया, लेकिन वो ग्रोथ आगे नहीं दिखी। उसी तरह वीट का देख लीजिए, यहाँ भी इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ग्रोथ मिली, लेकिन आगे उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। India produces crowds of primary commodities like varieties of rice, wheat, pulses, cereals, oilseeds, the commercial crops like sugarcane, cotton, jute, tea, coffee, then horticultural products like fruits and vegetables, spices, and many others. Considering the time period since 1950-51, that is since independence, India has been able to build up impressive growth in production and productivity of some major crops. India's production of rice and wheat has been increasing significantly over the years. In 1950-51, India's total production of rice was 20.58 million tons, while it is 106.65 million tons in 2013-14. Accordingly, wheat production of India rises from 6.46 million tons in 2050-51 to 95.85 million tons in 2013-14. Rice being the main staple food of India has been showing a positive trend in its production over the years since independence. The same is the case for wheat, which is the next core staple food of India. Here, despite high subsidies and slow pace of domestic consumption, wheat production could not meet its expected targets. One of the reasons could be pointed towards low level of yields. नेक्स्ट हम एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस में देखेंगे मेजर ड्राइवर्स ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। यहाँ हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में इतना ग्रोथ है। सबसे पहला फैक्टर है एरिया अंडर कल्टीवेशन। ये देखा गया है कि जैसे जैसे कल्टीवेशन करने के लिए नए एरियाज कन्वर्ट किए गए, प्रोडक्शन बढ़ते ही गया। अब हम देखेंगे कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए हर डिकेड में ग्रोथ रेट कैसा रहा। सबसे पहले वीट, ऑयलसीड्स और शुगर या शुगर केन के लिए हर डिकेड में ग्रोथ रेट पॉजिटिव था, मतलब हर डिकेड में इन क्रॉप्स के लिए लैंड बढ़ते ही गए और वो अभी भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट राइस और पल्सेस के लिए ग्रोथ रेट स्टेबल है, मतलब ग्रोथ तो मिल रही है लेकिन वो फिक्स ग्रोथ रेट है, कोई इम्प्रेसिव ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही। और लास्ट में कोर सीरियल्स के लिए नेगेटिव ग्रोथ रेट है, मतलब ये देखा गया है कि हर डिकेड में कोर सीरियल्स के लिए कल्टीवेबल लैंड कम होते जा रही है। सो हम क्या ये बोल सकते हैं कि कोर सीरियल्स का प्रोडक्शन अब कम हो रहा है? बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ क्रॉप्स के लिए कल्टीवेबल लैंड कम हो रहा है, लेकिन हर हेक्टेयर के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सारे क्रॉप्स का एवरेज निकालें तो 1951 में 1 हेक्टेयर में 522 किलोग्राम अनाज निकलता था और वो 2014 के डाटा के हिसाब से वो बढ़कर हो गया है 2129 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सो चाहे कल्टीवेबल लैंड कम हुआ हो, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ते ही रहेगा। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। One of the important drivers of production of agriculture is area under cultivation. Acceleration of agriculture is possible when production increases followed by increase in productivity and area expansion.
In 1950-51, 97.32 million hectares of total land was under cultivation. Within a decade, it increased to 115.58 million hectares and achieved immense growth in production and productivity as well. After that, it goes on increasing in the similar trend but bit less than the initial periods. If we check the growth pattern of area under cultivation in each decade, it could be seen that the rate of growth of area expansion is positive for wheat, oilseeds and sugar, more or less stagnant for rice and pulses, and negative for coarse cereals. But still the production of food grains goes on increasing. It is nothing but the achievement of satisfactory growth in yields, which was only 522 kg per hectare in 1950-51 and now in 2013-14 stood at 2129 kg per hectare. नेक्स्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए फैक्टर है एरिया अंडर इरिगेशन। ये देखा गया था कि जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया इरिगेशन के अंडर आया उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। अगर आप ये पूछें कि किस स्टेट में आपको इरिगेशन सबसे ज़्यादा मिलेगा तो उसका आंसर आपको पता ही होगा। उसका रीज़न ये है कि उन्हीं स्टेट्स में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इरिगेशन अच्छा रहना बहुत ज़रूरी था। वो थे पंजाब, हरियाणा और यूपी, राइट। और अगर सबसे कम इरिगेशन एरिया की बात की जाए तो वो है आसाम, झारखंड एंड महाराष्ट्र। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एग्रीकल्चर एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा था। फॉर एग्जांपल 1950-51 में इरिगेशन फैसिलिटी 18.1% एरिया में थी, वो बढ़कर 1990-91 में हो गई 35.1% और या 2012-13 में वो है 51.2%। यहाँ तक क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। During the time of independence, Indian farmers relied too much on nature and had to wait for rainfall to plow or sow the land. This traditional way of cultivation has been replaced by advanced irrigation facilities, though differences are there in availability of proper irrigation from region to region. For example, according to the 2011-12 data taken from Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh are some of the highly irrigated states, whereas Assam, Jharkhand, Maharashtra, etc. avail very low level of irrigation facilities. However, efforts have been made to cover more area under irrigation as a whole. Here in 1950-51, total area under food grains irrigation was 18.1%. The figure almost twofold to 35.1% in 1990-91 and in 2012-13 it rose to 51.2%. It is easily observable that food grains production of India has been going on increasing in every successive decade since 1950-51, followed by an increase in yield per hectare and area under irrigation. अब अगला एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर था फर्टिलाइज़र का यूज़। आपको तो पता ही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूरी है, इसलिए इंडिया के वेस्टर्न जोन में जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ा था वहाँ फर्टिलाइज़र्स का यूज़ सबसे ज़्यादा है, और नॉर्थ ईस्टर्न जोन जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक से पहुँचा नहीं वहाँ फर्टिलाइज़र का यूज़ सबसे कम है। आप यह सोच नहीं सकते कि फर्टिलाइज़र्स का यूज़ इंडिया में कितना बढ़ गया है। अगर हम बस इंपोर्ट की बात करें तो 1991 में इंडिया 27.58 लाख टन फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करती थी और 2010 में वो बढ़कर हो गया 130.02 लाख टन्स। ये तो बस इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये भी देखा गया है कि इंडिया में फर्टिलाइज़र्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन भी बढ़ गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अच्छी बात तो ये है कि ये देखा गया है कि 2010-11 के बाद से फर्टिलाइज़र्स का यूज़ थोड़ा कम होने लग गया है। उसका ये रीज़न हो सकता है कि लोग अब इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन के बारे में अवेयर हो गए हैं और लोगों को इस बात का भी अवेयरनेस आ गया है कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने से हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है, इसलिए लोग ऑर्गेनिक फूड का डिमांड कर रहे हैं। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The fertilizer is one of the major inputs in terms of agricultural production and productivity growth. In terms of zone-wise consumption, western zone of the country consumes maximum fertilizers than the rest, and northeastern zone consumes the least amount of fertilizers. Nitrogen, the phosphatic, and potassic are the key type of chemical fertilizer that are used in production process. Both consumption and production of fertilizers were very high till 2010-11, and then a gradual fall is observed afterwards. During 1990-91, import of fertilizers was only 27.58 lakh tons.
The figure rose to 130.02 lakh tons in 2011-12 and then started to fall continuously. It is however very interesting to point out that production, consumption and import of fertilizers altogether has decreased almost since the same time period, that is 2010-11 onwards. This is most likely due to environmental concern to reduce soil degradation and increase demand for organic food items. नेक्स्ट फैक्टर है सर्टिफाइड या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़। ये तो समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से फार्मर सर्टिफाइड या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना शुरू किया, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया था। यहाँ पहले बस कुछ ही प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल वीट के सर्टिफाइड या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आते थे, लेकिन आगे जाके बहुत सारे क्रॉप्स के लिए वो आने लग गए। So during the initiation of Green Revolution in 1960s, use of high-yielding variety seeds were introduced to enhance production and yield of crops. In the light of new economic reform, these high-yielding variety seeds were opened up for various crops which were earlier limited for some particular cereals only. Use of these high-yielding variety seeds increases production and yield of respective crops. अगला फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ये भी एक ऑब्वियस बात है कि अगर फार्मर को बैंक से कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल रहा है, फिर फार्मर्स का उसका एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प होती है और उनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि वो बढ़ाने के लिए वो एग्रीकल्चर में अच्छे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। अब अगर क्रेडिट की बात करें तो फार्मर्स को दो तरह से क्रेडिट मिल सकता है। एक तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जिसमें आते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह। और नेक्स्ट है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जैसे कि मनी लेंडर्स वगैरह। ये देखा गया था कि 1951 में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का शेयर बस 7.30% और या बाकी का शेयर दैट इज 92.70% आता था नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से। और 2011 में ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। यहाँ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का शेयर बढ़कर हो गया 66.80% एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का शेयर हो गया 33.20%। क्लियर है? So let's see what it says. Credit is one of the pivotal inputs for agriculture development. It does not only capitalize farmers but also appreciates them to undertake new investments and or to adopt new technologies to raise volume of production. Flow of credit to agriculture comes both in the form of institutional and non-institutional, which was 7.30% and 92.70% respectively in 1951, while the figure reversed to 66.80% to 33.20% in 2011. A large number of formal institutional agencies like cooperative banks, regional rural banks, non-banking financial institutions and self-help groups are involved to provide the short, medium and long-term agriculture credit to farmers. अब फ्रेंड्स लास्ट फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी यूज़। आपको तो पता ही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अलग अलग स्टेजेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा वो होता है इरिगेशन में। अब हमने पहले ही देखा था कि इंडिया में इरिगेशन एरिया पहले से ही बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। आपको पता है कि इंडिया में इरिगेशन तभी यूज़ होता है जब मानसून कम हो। अगर मानसून अच्छा है तो बहुत सारी जगह इरिगेशन यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये देखा गया था कि 2001 में 26.76% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एग्रीकल्चर में हुआ था, लेकिन 2010 में अच्छे मानसून की वजह से वो कम होकर हो गया बस 20.48%। क्लियर हो गया आपको? So another key in agriculture is use of electricity for agricultural purposes. Electricity is consumed in various stages of production. For irrigation requirements, there is a growing demand for electrical energy. Considering decade-wise power consumption in agriculture purposes, the figure slipped to 20.48% in 2010-11 from 26.76% in 2001. Contrary to this, coverage under irrigation has increased in these 2 decades. It is because the year 2010 was a good monsoon year with heavy rainfall during all the seasons. So friends, यहाँ हमारा एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस का टॉपिक अच्छे से कवर हो गया। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। So thanks for watching and meet you in the next video.